तो फिर तुम्हें अब यही सब सीखना है कि हम जो रेफ्रिजरेटर माना फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन और आयरन्स ये सब घर में रखते हैं ना, बड़े बड़े कूलर, तो इन सब में 5 एम्पियर जा रहा है कि 15 एम्पियर जा रहा है, मेन पावर लाइन जा रहा है कि सप्लाई जा रहा है, ये सब सीखना बाकी है। तो उसके अलावा यह सीखेंगे कि एक सेकेंड में कितना बार वो कल बनाए थे ना चित्र, तो वो जो ऐसे ऐसे हो रहा है 1 सेकंड में कितना बार होता है, ये सब सीखना है आज। और इसी वजह से वो स्टेपलाइजर का ऐसे ऐसे कांटा हिलता है, वो हर 1 के सेकंड में कितना बार ना वो हिल जाता है, वोल्टेज कम। हाँ, उसका मतलब हुआ वोल्टेज कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, तो ये सब सीखना है। एक समान रहेगा तो वो डीसी करंट, एक समान से ज़्यादा करंट रहेगा नहीं रहता, वो रहेगा बैटरी से जब निकले हो, जब इन्वर्टर से पंखा में दोनों पंखा हनहनात रहा तो कम बेन करते हैं, बढ़ते नहीं कम ना, और स्पीड बढ़िए जाता है, उसको हमेशा बराबरे मिलते रहता है हरदम। चार्ज कम बेन करते, चार्ज आपका स्टोर वो जो एनर्जी था उसके अंदर वो धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगा, बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। तो और ये जो लाइन से हम पंखा चलाते हैं तो कभी तेज़ घूमने लगता है कभी कम, वो जो लाल बल्ब जिसके घर में रहता था ना, कभी डिम जलता था कभी पूरा जलता था, कभी फटिए जाता था। क्या मतलब हुआ इसका, कभी वोल्टेज कम हो जाता होगा कभी ज़्यादा, कभी हाई वोल्टेज, तो उसके क्षमता से ज़्यादा तो फटवे करेगा। तो एलईडी इसीलिए आविष्कार किया गया, आधा खराब हो जाएगा तो आधा जलेगा। इसमें यही क्षमता, यही अच्छा गुण है कि आधा बल्ब 1-2 गो खराब हो जाए तो बाकी बल्ब जलता है, और कम वोल्टेज में जलेगा, ज़्यादा वोल्टेज में भी जलेगा, लेकिन उड़ेगा तो नहीं, ठीक है, उतना गर्म तो नहीं होगा, नहीं उड़ेगा वो ज़्यादा। इसके पास वो एडाप्टर लगा हुआ है, किट लगा हुआ है, वो ललका में किट सब नहीं था सीधे, तो वो तुरंत उड़ जाएगा। तो इसमें किट लगा है, आपके चार्जर के अंदर भी किट रहता है, वो डिसाइड कर लेता है कि कितना सप्लाई देना है कितना रोकना है। अब चलो पढ़ो तो यहाँ से और आगे, आवृत्ति कल लिखे थे ना, बढ़िया से लिखना, बढ़िया से नोट करो। एक परिभाषा वो लिखे थे, आज एक और। देखो, प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या उस वीडियो में तो भाभी भी आई होगी ना रे। जी सर। अब देखना ये वीडियो पे व्यू कितना है, थंबनेल उसका लगा देंगे, थंबनेल बदल के लगा देंगे। आपने तो लंबा आदमी है, इतना तो थी, खूब छोटी थोड़ी थी, उसको और नीचे कर दें। आपने के लिए ठीक, तो इतना तो आ रहा है ना, अपना बोर्ड आ रहा है ना, बस और क्या चाहिए, अब उतना क्या नहीं। प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, समझे ना। अब लिखो, आवृत्ति का संकेत न्यू, भी जैसा लिखना है, नहीं पूरा भी जैसा नहीं, जैसे वोल्टेज का भी लिखते थे वैसा नहीं, ऐसे थोड़ा बढ़ा देना। वो भी कौन हुआ सर? इसको न्यू पढ़ते, ग्रीक लेटर, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू। एगो ऐलो शब्द रे से म्यू पढ़े नहीं, ऐसा ऐसा को म्यू, ऐसा को न्यू, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, इसको लैम्डा, कल लेना आया था, इसको म्यू, इसको न्यू नहीं है, और इसको थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको जीटा, इसको नीटा, इसको कप्पा, कप्पा ढेरी है, 28 गो होता है, ढेरी 28 प्रकार का होता है ग्रीक लेटर्स।
जैसा जरूरी पड़ता जाता आते जाता है। ग्रीक, हाँ देश है। लिखो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं लिखेंगे, लंबा सा क्या लिखेंगे? खाली HZ। आवृत्ति का सांकेतिक मान होता है, समझे ना? 5 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। आवृत्ति का सांकेतिक मान होता है और संख्यात्मक मान भी होता है। आवृत्ति का 2 तरह का मान होता है, सांकेतिक मान और संख्यात्मक मान। तो बाबा नहीं लिख रहे हो? पूरा हर्ट्ज। देखो कौन सी हर्ट्ज में आता है? पूरा, आधा, पौने, 1/4, 1/4 हर्ट्ज। उसके बाद होता है 1.25 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, अब देखो ये सब सांकेतिक मान है। और संख्या में कैसे जाएगा? पूरा कैसे लिखते हैं? 1 HZ, 1 हर्ट्ज। इसको पूरा हर्ट्ज कहते हैं ना। पूरा चक्कर मारो तो मतलब 1 चक्कर मारना है। नदी का 1 चक्कर मारिए, 1 परिधि निकालने की बात कर रहा है। कहेंगे आधा चक्कर मारो तो आधे वृत्त ना चलेंगे। तो आधा कैसे लिखते हैं गणित में? 1/2 हर्ट्ज, 1/2 हर्ट्ज। पौने कैसे लिखते हैं? 3/4 हर्ट्ज। 3/4 पौने होता है, 1/4 कम, उसको पौने बोलते हैं। 1/4 माना 1/4। 1.25 हर्ट्ज कैसे लिखते हैं? देखो पूरा 1, उसका 1/4 एक्स्ट्रा, तो 1.25 एक बात बताओ, 1.25 लाख रुपया कितना हुआ टोटल? 1 लाख पूरा, बाकी 25,000। 1 कोना और 1 लाख का 1 कोना कितना होता है? 25,000। तो वो 4/4 था, 1 तो ही एक्स्ट्रा हो गया। मतलब कि 1 + 1/4 को थोड़ा सॉल्व कर लो, 5/4, 5/4। इसको तो 1.25। 2.5 कैसे होता है रे? 5/2, 5/2 हर्ट्ज। 5 का आधे न होता है, 2.5 लिख देंगे। ये सब संख्यात्मक मान हुआ। अब सूत्र पे आते हैं। आवृत्ति, एक सेकेंड में चक्कर की जितनी संख्या होती, कल जो ऐसे बनाए थे ना, 1 चक्कर के पूरेगा, ऊपर आधा चक्कर नीचे आधा चक्कर, दोनों मिला के 2 आधा चक्कर मिला के 1 चक्कर। अगर 1 सेकेंड में 10 चक्कर होता है तो मतलब आवृत्ति पता चल जाएगा। प्रति सेकेंड में जितना चक्कर लगता है उसी को आवृत्ति हम लोग कहते हैं। इसका सूत्र लिखो। चक्कर की संख्या बटे समय। चक्कर की संख्या बटे
प्रति सेकंड का मतलब है समय नीचे आना चाहिए। जैसे प्रति किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं तो घंटा वाला चीज़ नीचे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ प्रति सेकंड का मतलब है समय नीचे आना चाहिए। हो गया सबका? अब और आगे बढ़ें। आवृत्ति का सूत्र पता चल गया, चक्कर की संख्या बटे समय। अब इसका शॉर्टकट एक सूत्र लिखेंगे, न्यू बराबर चक्कर की संख्या को n समझ लेंगे, समय को t समझ लेंगे। चलो लिखो बढ़िया से। समय को t से सूचित कर देंगे, चक्कर की संख्या को n से। तो न्यू बराबर n बटे t। अब सवाल कैसे कैसे रहता है बढ़िया से देखना। आए देखो, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। उतने बनाओ जितना हम बनाए, कम ज़्यादा नहीं करना, तब आंसर गलत हो जाएगा। काम तो ही बनिए। किसी तरह कॉपी में हटाओ। ध्यान से कि जितना ही साइज उतने साइज ही, छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन बराबर रहता है हमेशा। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको सिर्फ 1 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? 1 सेकंड। आवृत्ति बताइए। 1 सेकंड प्रति सेकंड पता चल। 1 सेकंड में वहाँ से यहाँ तक तरंग पहुँच गया। आवृत्ति कितना हुआ? तो चक्कर गिनो तो, क्या चक्कर मारा ही? 4 चक्कर। 3 चक्कर। हाँ, कोई आधो भी है तो उसको भी कहो ना, 3.5 तो कहोगे। एक तालाब के 3 चक्कर मार के आधा और चल गए तो 3.5 चक्कर ना हुआ। तो कैसे 3.5 हुआ? आधा आधा मिला के 1 चक्कर, फिर आधा आधा मिला के 1 और चक्कर। तो जय गो आधा है उसको फिर 98 समझ लो ना। ये दोनों मिला के 1 चक्कर, ये दोनों मिला के 1 और चक्कर, 2 चक्कर हो गया। 4 गो आधा में 2 चक्कर बनता है। 6 गो आधा है, देखो 1 2 3 4 5 6 गो आधा है, 3 चक्कर। ये गो आधा इसका इधर आधा नहीं है ना, है तो 3.5 चक्कर। तो 3.5 कैसे लिखते हैं? 3.5 लिखते हैं ना। तो इस सवाल से क्या दिया हुआ है? चक्करों की संख्या 3.5, समय 1 सेकेंड, तो आवृत्ति बराबर n बटे t होता है कि नहीं सूत्र? तो 3.5 बटे 1 हर्ट्ज। इसको बटे 1 रहे न रहे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो 3.5 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक लगा दूँ, बन गया आंसर। चित्र देख के आंसर बनाना समझ गए? कै चक्कर है गिन लोगे? कितना चक्कर है गिन जाएगा? 7 चक्कर नहीं है, 6.5 नहीं है। सवाल खत्म हो गया। ये लोग चक्करों में फंसे। कैसे? 2 गो आधा मिल के 1 चक्कर होता है। ये सोचो आधा वृत्त है, नीचे आधा वृत्त, दोनों के एक साथ मिला देंगे तो 1 चक्कर नहीं हो जाएगा। 3 चक्कर दिख रहा है पूरा, आधा दिख रहा है। एगो गिनती आ गया। एक बात बताओ, इसको उठाएंगे नीचे से, इसको उठाएंगे तो एगो ही यहाँ से नहीं बना के, ये जो बना है ना घुमा देंगे इधर न बनेगा। 1 चक्कर हुआ कि नहीं? वैसे वैसे क्या बेर हो सकता है? 3 बार। तो 3 एगो आधा, 3.5 नहीं हो गया? और एगो ऐसे रहता तो 4 चक्कर नहीं हो जाता? लेकिन इतना ही है तो सवाल को इतने बनाना है, हो जाएगा। तो कल जो चित्र बनाए थे तुम जैसे तैसे खींचे थे, अब तो क्या चक्कर गिन सकता है। तो अब सवाल आगे ये बना के देखो, दूसरा नंबर इसी जगह आवृत्ति का आंसर चाहिए। चलिए ये हो गया ऐसे करके। 2.5 चलो अब आंसर बताओ, कितने चक्कर हुए हैं? यहाँ से यहाँ तक आने में लगा इसको 2 सेकेंड। अब आंसर बताइए आवृत्ति का। 1.5 टोटल पहले चक्कर बताइए। आधा आधा, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 1 2, आधा आधा 1, 2 1 मिला के 3, आधा गिन लो सीधे, 1 2 3 4 5, 6 गो आधा, 3 पूरा होता है।
तो 3 बटे कितना सेकेंड में 2, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, काटो 1.5 हर्ट्ज मतलब 1.5 हर्ट्ज। पता चल रहा आवृत्ति कैसे निकालते हैं, चक्कर की संख्या बटे समय। तो कितना सेकेंड लगेगा यहाँ से वहाँ तक देख लेंगे, सवाल में पहले से दिया रहेगा, उस हिसाब से तुम आंसर निकाल लोगे। अब तो आवृत्ति हल्का लग रहा होगा, अगर आवृत्ति दिया तो चक्कर की संख्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लेंगे, इसी सूत्र से निकाल लेंगे, कोना कोनी समय से खाली गुना कर देंगे। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ो इस टॉपिक में। चक्कर की संख्या बराबर चक्कर की संख्या n बराबर आवृत्ति गुना समय। चक्कर की संख्या n बराबर आवृत्ति गुना समय, तो इसलिए n बराबर क्या सूत्र हुआ, आवृत्ति न्यू इंटू टी, न्यू इंटू टी। ओरिजिनल सूत्र यही है ओरिजिनल, उसी से ही बना है। कोना कोनी गुना हो गया, नहीं हो गया। चक्कर की संख्या और आवृत्ति गुना समय, ये सब चीज़ें तुम्हें जानकारी रखना होगा। कोई कहेगा आवृत्ति है 2.5, समझ गए, आवृत्ति है 2.5 हर्ट्ज। चलिए एक क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। आवृत्ति है 2.5 हर्ट्ज और इसको पूरा करने में समय लगा था 4 सेकेंड, तो कितना चक्कर लगा होगा बताओ। चक्कर की संख्या जाना चाह रहा है, जाओ चक्कर की संख्या चाहिए तो गुना कर दो दोनों को बस। 2.5 गुना 4, तो 4 गो अढ़ैया कितना होता है 10 किलो, तो 10 चक्कर। 2.5 गुना 4 करेंगे 10 नहीं पूरेगा, 2 गुना में 5 होता है, तो 4 गुना में 10, तो गुना हो गया तो कितना हो गया 10 चक्कर। अब नहीं हो गया आंसर, आवृत्ति रहेगा तो चक्कर निकाल सकते हैं, चक्कर रहेगा तो आवृत्ति निकाल सकते हैं। चलो ये सब तुम समझ गया, यहाँ तक की बात से सीख गए। अब चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, नए चीज़ों को सीखते हैं। अब हम सीखेंगे अपने घर में जो बिजली उपयोग करते हैं, उस अपने घरों में सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट ज़्यादातर दिखता है, 220 वोल्ट पे ही दिखता है ज़्यादातर। और प्रति सेकेंड में उसका कितना चक्कर लगता है उसके एसी का, ये भी जानना है। तो ज़्यादातर अपने घरों में कितने वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट। घरेलू सप्लाई बढ़ता है तो 240 235 हो सकता है, घटता है तो 200 तक जा सकता है, 198 90 तक जाएगा, खूब कम नहीं होगा। 120 100 वोल्टेज खाली मीटर में लगता है। हाँ तो नहीं है वोल्टेज आ रहा है, 50 से 18 हो, बहुत कम आता। अब चलो हेडिंग चेंज करो तो घरेलू माना डोमेस्टिक, घरेलू लिखिए डोमेस्टिक उपयोगों में बिजली की आपूर्ति। अब इंग्लिश में बोल देते हैं, सुनो, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डोमेस्टिक यूजेज हैं, यही तो कही लड़की की इंग्लिश में बोलिए। आपूर्ति को सप्लाई बोलता है, आपूर्ति का इंग्लिश क्या होता है सप्लाई। कहते हैं ना सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब करेंट नहीं आ रहा है, करेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डोमेस्टिक यूजेज हो गया। घरेलू DOMESTIC डोमेस्टिक उपयोगों में बिजली की आपूर्ति, आपूर्ति का अंग्रेजी सप्लाई। ये सप्लाई कोनो चीज़ का हो सकता है, बिजली का यहाँ पे समझना है, सप्लाई पानी का भी हो सकता है, चावल का सप्लाई, दाल का सप्लाई, कुछ चीज़ का सप्लाई संभव है। आपूर्ति जब करने लगो तो सप्लाई कर दो, समझ आया बात। हाँ यहाँ से वहाँ तक भेजना, तो यही करते हैं, तो बिजली का आपूर्ति ऐसी तो होता है। चलो और आगे सीखते हैं। नहीं गलत बात नहीं, हेडिंग दिया, अब लिखो तो इसके नीचे नोट्स। हमारे घरों में, नोट्स लिखिए, हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है, जो बिजली
आपूर्ति होती है, लिखे यहाँ तक, जो बिजली आपूर्ति होती है उसकी वोल्टता 220 वोल्ट होती है। अब कोई पूछे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए। हमारे घरों में जो हमारे यहाँ बिजली आ रही है, ये सब बिजली आ रही है, कितने वोल्टेज का हो सकता है? बहुत ताकतवर है, इस इन्हें की कम में सुनाई दे रहा है। यही 2000 बन सकता है, कभी कभी 500 वोल्ट बन सकता है। हाँ, उसमें तो 14,000 11,000 आते आते बढ़ते इतना बन जाता है। पूरे घर का यूनिट कितना होगा? वो डिपेंड करता है कौन कौन मशीन तुम चलाए हो। और पोल पर से सब बैग तार बराबर नहीं चाहे थी बिजली, बराबर जा रहा है, ठीक है। आपके घर में 4 गो मोटर है, किसी घर में 2 गो कूलर है, बराबर तो आ रहा है। आप जो हाँ सप्लाई बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो मीटर घर के दीवार पे लगा के रखे हो, ये रीडिंग करता है कि तुम इस मीटर के जरिए कितने खपत किए। तो मीटर लास्ट में बता ही देगा, 1 महीने के अंदर मोटर 2 गो चलाए थे, हैं, टंकी 20 बार भरे हैं, या तो हम पंखे दिन भर चलाए। सबका कौन रीडिंग करता है? मीटर। तुम जितना देर चलाना चलाओ, बाद में 1 महीना के बाद पता चलेगा इस घर में, हाँ सब ना वो बिजली से चार्ज कर रहे हो, तो जितना तुम खपत किए वो यूनिट में एक दिन तुमको वहाँ पे दिखाई देगा। वो मीटर का काम है, रीडिंग करते रहो 24 में दिन या 28 दिन। आगे जो तार छील के उसमें जोड़ देगा तब ना मीटर में तब कुछ नहीं। मीटर से ना इधर उधर गया है तो मीटर को पता है कहाँ कहाँ बिजली भेजना है। मीटर से पहले करो, डायरेक्ट पोल से ला के अपना में जोड़ लो, मीटर नहीं लगाओ तो क्या होता है ना, उसके बाद दिक्कत अचानक ज़्यादा कम आएगा, तुम स्टेबलाइजर में जोड़े। ऐसा पहले ही तो होता था, मीटर पहले था, इधरे ना मीटर आया है। अब मीटर के बदले स्मार्ट मीटर आने लगा। पहले मीटर कहाँ लगाता था, नुस्खी लगा लेता था, तब हो गया। और तार रहता था पूरा छिला हुआ, कहीं खुदन लगा दिया, तब उसको मीटर का क्या जरूरी। वो तो मीटर लगाओगे तो ढेरी यूनिट खपत होगा 2 घंटा में, तनी को मोटर। और आटा मिल सब वाला मीटर बैठा आया है, और वो सब घरेलू उपयोग नहीं चला रहा है, वो कॉमर्शियल व्यावसायिक उपयोग लिया होगा। आवेदन में जब दिया होगा ना, घरेलू नहीं दिया होगा, क्योंकि कभी कभार दिन भर मोटर चलेगा, कभी कभार 5 घंटा चलेगा, तो बिजली बिल उसका अलग आना चाहिए। जैसे एक छत लगा देंगे हम सोलर लाइट, सोलर प्लेट जो है उसमें नहीं चल सकता आराम से। वही तो बिल्कुल है। उसके पास है पानी जो बेचता है ना, पूरा ऊपर चदरा देखोगे ना, इतना बड़ा चदरा है, पूरा सौर प्लेट लगल है। हाँ, लगा हुआ है तो चार्ज होता है बैटरी। 2 प्रकार का, एक तो उधर एक तो इधर लाइट से रहता है, उधर दोनों तरह का ऑप्शन रखा है वो। चलो आगे सीखते हैं। अपने घर में जो बिजली आपूर्ति होती है कितने वोल्टेज का? 220 वोल्टेज का। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, याद रखिए। अब इसके नीचे लिखो तो लिखो घरेलू बिजली आपूर्ति में, तो घरेलू बिजली आपूर्ति की आवृत्ति देखना कितना होता है। घरेलू बिजली आपूर्ति की आवृत्ति, प्रियांश लिखना, आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अपने घर में जो बिजली सप्लाई हो रहा है उसके आवृत्ति कितना हो रहा है? 50 हर्ट्ज। यही 50 हर्ट्ज तुमको महसूस करना था, एक बार तार छू के देखो कितना करंट लगा तुमको। 50 हर्ट्ज वो तुमको करंट नहीं देगा। पूरा एक मोटर चला सकता है तो करंट, मोटर चला रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तुमको अगर करंट महसूस करना है तो उससे द्वारा जो मोटर में तार गया है वो मत छू लेना, वहाँ पे करंट महसूस होगा। चिंगारी सब वहाँ उत्पन्न, हाँ वो तो उतना पावरफुल वो रहता है। मोटर घुमा सकता है तो तुम क्या हो, तुमको नहीं नचा देगा वो।
तुम नहीं नच जाओगे रे। उठाए बाजार पे कोई भी इंसान वहाँ सोच समझ के ही हाथ लगाता है। लाइन सबसे बाइक में जो करंट लाइट ओकराम करते हैं वो सब नॉर्मल 120 लगता है 120, उस सब में 120 150 इतना वोल्टेज, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लगेगा तो तुमको है, देखो तुम यही बड़ी देर तक छुए रहते ना, हाथ तुम्हारा गर्म हो जाता, पक जाते, यहाँ पे दाग भी हो जाता। ज़्यादा नहीं है ये मात्र 15 वोल्ट का बैटरी है। सोचो इसमें भी उतना क्षमता है कि बड़ी देर तक ऐसे छूते रहने से चिंगारी आएगा ज़रूर, और तुम्हारा ये गर्म होगा, कर दिया था। ये तुम्हारा यहाँ दाग हो जाएगा, बट बड़ी देर तक ऐसे पकड़े रहोगे तो इतना क्षमता है इसमें। और ये सब में बस 15 वोल्ट 20 वोल्ट। और मोबाइल सब के बैटरी में मात्र 40 वोल्ट 30 वोल्ट में दिन भर पबजी हना देते हो, फुल स्पीड में गाना सुनते हो। 4000 से 4 वो mAh लिखा है, वो वोल्टेज नहीं है, वो ताकत है बैटरी। लिखा हुआ था कंप्यूटर में जेड लिखा हुआ। हर टच वो उतनी फ्रिक्वेंसी। यहाँ देखो जो कोई बैटरी खरीदने जाओगे ना, यहाँ लिखा 2600 mAh लिखा है। मतलब से जी बताते हैं, 4000 है सुनो पहुंच जाने सुनो ये 1200 mAh है, इसका दुगुना से ज़्यादा है। देखो साइज़ देखो, दोनों एक के जैसा लग रहा है, कंपनी अलग अलग है, मोटा पतला से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जिस मशीन में लगेगा यहो उसमें भी लग सकता है, खाली इसके अंदर का क्षमता अलग अलग है। जैसे ये तेज है पढ़ने में, तुम थोड़ा कमज़ोर है, आदमी तो वही है। क्षमता दोनों का अलग अलग अंदर में, समझने का, लिखने का। अरे और सुनो mAh क्या होता है, मेगा हर्ट्ज में इसका उपयोग होता है। तो ये इससे तुम क्या मोटर चलाओ, इससे क्या तुम बहुत बड़ा पंखा चलाओ। ये छोटे छोटे स्पीकर माइक के बीच, छोटे छोटे माइक के बीच में, रेडियो के बीच में, हैं यही सब स्पीकर के बीच में, छोटे LED बल्ब जलाने में ये सब काम आएगा। इससे तुम क्या उम्मीद करोगे, है वो चला लें गर्मी। ठीक से चल रही है। कौन सी मोटरसाइकिल, उसमें वोल्टेज इससे ज़्यादा है, ताकत भी तो देखो। और तुम्हारा बाइक में कितना बल्ब ही नहीं गिन रहा है, 2 गो पीछे इंडिकेटर, 2 गो अगला इंडिकेटर, आगे में को हेडलाइट, 5 गो तो यही हो गया डीपर, और से क्लस्टर का लाइन, हाँ सब। ऊपर से सीटी भी बैटरी का दम से बचता है। चलो तरह तरह का चीज़ है। अब चलो और आगे सीखते हैं। अब आगे लिखो तो घरेलू बिजली का सब चीज़ आज जान लो रे। अमामा है लिखो, घरेलू बिजली आपूर्ति की, देख रही है, की तरंग 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में तुम अमामाई बन जाओगे। 1 सेकेंड में लिखो तो जल्दी, 1 सेकेंड में 100 बार परिवर्तित होता है। 1 सेकेंड में क्या चक्कर मारा, 100 बार चक्कर लगाता है। तो अपने घर में जो 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, 1 सेकेंड में कितना चक्कर मार रहा है, वो एक ही जगह पर कितना चक्कर मार रहा है, 100 बार। सर कैसे पता चलता है कि एक उसके पीछे स्टेबलाइजर का हाथ होता है, छूने से नहीं, उसके पीछे मीटर का जरूरी पड़ता है। सवाल बढ़िया तो सुनोगे ना, बीच में पे उसके पीछे आंसर दे रहे हैं हम, 2 गो निकलियो गया आंसर, समझ नहीं। चक्कर का पता करने के लिए आपके पास स्टेबलाइजर होने चाहिए, गैल्वेनोमीटर रहे तो भी पता कर लेंगे, मीटर रहे तो भी पता कर लेंगे, और वोल्ट मीटर रहे तो भी पता। सर जी वो कौन चीज वैसे है, वो जो अच्छी सब ठीक करते लाइन में खटा चेक करता है पहले, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ही चेक करता है, और उसके अंदर कितना सॉकेट्स अभी काम के लायक वो चेक करता है। तो कुछ उसमें डिजिट दिखता है, अगर उतने पार कर गए तो आपका ये ठीक होने के लायक है। हाँ, और उसमें फिर कोशिश करता है किसी तरह और बढ़ा दिया जाए चक्कर की संख्या, तो उतना तक अगर पहुंच गया तो इस पर माथा लगाया जाएगा, ठीक ठाक किया जाएगा, या डैमेज नहीं है तो उससे भी जहाँ जानकारी, पहले कोई चीज़ खोल नहीं देता तुरंत, पहले एक बार लगा के चेक करता। मोबाइलों लेके जाओगे तो पहले वो पोल चेक करेगा सटा के, स्पीकरों लेके जाओगे एक बार चेक करेगा, सबका अपना क्यू नंबर्स होता है। अब तुम कहोगे डॉक्टर, तुम डॉक्टर पास जाते हो ना, बुखार है, कांद रहा है, एक बार आला जरूर लगा के दर्द, उसका वो आला है 2 गो पोल वाला। एक तरह से कहने का मतलब क्या हुआ, एगो डॉक्टर के पास कोनो बीमारी लेके जाओ, एक बार तुम्हारा BP जांचेगा,
वजन जांच लिया, एक बार आला लगा के यहाँ वहाँ समझ लिया, 3 गो काम उसका प्राइमरी हो गया। अब इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ, चाहे स्पीकर ठीक कराओ, कि लाउड स्पीकर ठीक कराओ, कि टीवी ठीक कराओ, कि मोबाइल का पोल ठीक कराओ, कि चार्जर का पिन ठीक कराओ, एक बार वो मशीन जरूर सटक चेक करेगा पहले, खोल खाल करने से पहले। तो सेम डॉक्टर वाला दिमाग वो लगा रहा है। तो वो लोग का डॉक्टर हुआ ना, वो नहीं हुआ जी सर। मशीन का, वो डॉक्टर हो, तबीयत खराब हो गया, टीवी को लेके जा रहे हैं, उसका भी वोल्टेज चेक करता है। हाँ, बता देता है वो चेक करके ये बता देगा पोल का रिपेयरिंग का संभावना है कि नहीं, तो पूरा बदलना पड़ता है। और जिसको एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, तो यहाँ छू के बता देगा बुखार है कि वो नॉर्मल सी बात है। तुम थोड़ा नहीं नस नहीं, वो गिनता है कै बेर यहाँ उठ बैठ हो रहा है, 10 सेकंड हाथ पे उंगली, यहाँ पे उंगली रखता है, 10 सेकंड में कै बेर उठा बैठा, वो गिन के 6 से गुना कर देता है। 1 मिनट में पता चल गया, वो पल्स का रेट पता चल जाता, तो उस हिसाब से दवाई बुखार कितना देर में आएगा नहीं आएगा अंदाज़ा हो जाता है। वो डॉक्टर का बात है। अब चलो आगे सुनते हैं। अब हम सीखेंगे मेन लाइन पावर क्या है। चलो अब सीखेंगे नया चीज़ हमको, मेन लाइन पावर क्या है। लिखो तो, मेन लाइन पावर। अब ये कहाँ रहता है, कौन घर में जाता है, सीखो इसको, नया नया बात है। 220 वोल्ट अपने घर में आता है, सबके घर में। घरेलू बिजली कितना वोल्टेज का, 220। कितना आवृत्ति का, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में क्या चक्कर मारता है, बस 3 ऑब्जेक्टिव खत्म। अब चलो इसको पढ़ो तो, मेन लाइन पावर इंग्लिश वर्ड है। चल आगे बढ़ें, तो परिभाषा लिखो, जिस तार में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज, जिस तार में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की बिजली आपूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सप्लाई, बिजली आपूर्ति होती है, उसे ही मेन लाइन पावर कहते हैं। मेन लाइन पावर कहते हैं, लिखा है तब। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेंस किसे कहते हैं, बढ़िया से लिखना। देखो नया नया शब्द है, मेन लाइन पावर समझ गया। अब पढ़ेंगे मेंस किसे कहते हैं। ये अपने जीवन में तार के रूप में रहता है, तो लिखो, जिस तार की मदद से, ऐसे लिखो, जिस तार की मदद से मेन लाइन पावर खींची जाती है, जिस तार की मदद से मेन लाइन पावर खींची जाती है या दी जाती है, खींची जाती है या दी जाती है, उसे मेंस कहते हैं। अपने घर में भी ये चीज़ होता है, मेंस माने तार, मेंस कहते हैं। तो मेन लाइन पावर खींच सकते हैं या दे सकते हैं सप्लाई विद्युत बोर्ड में, तो उसी तार को क्या कहेंगे, मेंस। अब अपना जो घरेलू लाइन है वो कौन होता है, उसको सीखेंगे। मेन लाइन पावर समझ गया, जिस जगह पर 220 वोल्ट का आए और कौन सी आए, 50 हर्ट्ज। वोल्टेज कितना आना चाहिए, 220 वोल्ट। आवृत्ति कितना होना चाहिए, 50 हर्ट्ज। तो कौन लाइन पावर, मेन लाइन पावर। आंसर समझ गया, सीधा याद रखो। अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है, आवृत्ति कितना है, 50, तो कौन लाइन पावर, मेन लाइन। जिस तार से मेन लाइन पावर आता है उस तार को मेंस कहते हैं। हो गया। आप पढ़ेंगे घरेलू लाइन किसे कहते हैं। अब आगे नया चीज पे चलो, तो घरेलू लाइन किसे कहते हैं। तो देखो कितने कितने लाइन्स आज हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से। घरेलू लाइन किसे कहते हैं, पूरे ध्यान से बढ़िया से समझना। लिखो, ये जो मेंस वर्ड लिखे ना उसे लिखना है। लिखो मेंस
मेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। मेंस कितना प्रकार का? मेंस क्या है? तार है। मेंस क्या है? तार। हाँ, अब आ रहे हैं उस पॉइंट पर, लाल और काला। मेंस क्या है? तार है। मेंस कितना प्रकार के? दो प्रकार। मेंस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक मेंस से 5 एम्पियर की धारा तथा दूसरे मेंस से 15 एम्पियर। 5 ए माना क्या होता है? एम्पियर। भूल गए सब। 5 एम्पियर की धारा तथा दूसरे मेंस से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इनमें से पहले वाले को घरेलू लाइन कहते हैं। परिभाषा आया दिमाग में कुछ हो? घरेलू लाइन कहते हैं। तो मेंस कितना प्रकार के? एक तार में कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। दूसरे तार में कितना एम्पियर? टोटल कितना आ रहा है? 20 एम्पियर। 5 एम्पियर एक तार से और दूसरे तार से 15 एम्पियर। जिस तार से 5 एम्पियर आ रहा है उसको कौन लाइन? अब पावर लाइन कैसे कहते हैं? दूसरे वाला है या ये उसका नाम है पावर लाइन, जिसमें 15 एम्पियर आ रहा है। 5 एम्पियर अर्थिंग। कुछ बढ़िया समझा आप। तो पोल पर से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? बताओ। कम। ज़्यादा। पोल पर से ज़्यादा और धरती से कम। तो 5 वाला धरती वाला हुआ कि 15 वाला धरती वाला हुआ? हाँ, तो अर्थिंग में कौन जाएगा? घरेलू लाइन की पावर लाइन? घरेलू लाइन। तो पावर हो गया दूसरा वाला। दूसरा कितना एम्पियर चला रहा है? 15। तो लिखो जिस मेंस से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जिस मेंस से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है उसे पावर लाइन कहते हैं। उसे पावर लाइन कहते हैं। तो पावर यहीं जा से शुरू होला और यहीं जा खत्म होला। तो पावर लाइन ही है जो 15 एम्पियर देता है तुम्हें। अर्थिंग जोड़ते हो तो कितना मिलता है? 5 एम्पियर। सब मिला के कितना हो गया? 20। तो 5 एम्पियर वाला कौन लाइन? घरेलू लाइन। 15 एम्पियर वाला कौन लाइन? पावर लाइन। दोनों मिल के कौन सी कहलाता है? मेंस। मेंस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? घरेलू लाइन और पावर लाइन। अभी लाल कलर नहीं बताएं, पढ़ेंगे। मेंस कितना प्रकार के? घरेलू लाइन और पावर लाइन। मेंस क्या है? तार है। मेंस क्या है? तार। जिस तार से मेन लाइन पावर सप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं मेन। मेन लाइन पावर क्या है? उस तार में 220 वोल्ट होगा और 50 हर्ट्ज आवृत्ति होगा। समझ गए ना? अब ऐसे सुन लो, अपने घरेलू बिजली आपूर्ति में 1 सेकंड में कै बार चक्कर लगता है? 100। कितना आवृत्ति? 50। कितना वोल्टेज? जिस घर में, जिस तार में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बिजली आपूर्ति होती है तो कौन लाइन पावर? मेन लाइन। मेन लाइन पावर जिस तार से जाएगा उसका नाम मेन। मेंस कै प्रकार के? पहला प्रकार का नाम, उसमें कितना एम्पियर? दूसरा प्रकार पावर, उसमें कितना? समझ में आ रहा है यहाँ तक? और आगे बढ़ो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? एक पन्ना। लाल काला 2 प्रकार के। हाँ। तब पीला उजला वो अपना अपना कंपनी का चॉइस है। हरा पीला कंपनी का चॉइस है, उसमें करेंट नहीं लगे। अच्छा सवाल है। अब इतना सवाल जो पूछ रहे हो तो बैठने के लिए समय है ना तुम्हारे पास 6 बजे तक? हाँ, तो सब बताएंगे। धर फराओगे तब नहीं बता पाएंगे। अभी चलिए, मेन घरेलू लाइन पावर लाइन पहले बढ़िया से और ख़त्म करते हैं। अपने घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, बाई चांस मान लो कि है। अब जिनके घर में है तो ही है। आयरन है, हीटर है, गीजर है, सब बिजली खींचता है।
सब बिजली खींच देने। गीजर पानी गर्म करने वाला। और जिसके घर में टंकी लगा होगा ना, ठंडी के समय गीजर ऑन कर दिया होगा, टंकी में गर्म पानी जमा होगा। टंकी में कौन पानी जमा होगा? गर्म। और गर्मी में फिर वो थी कूलर ऑन कर देता है तो टंकी में ठंडा पानी जमा होता है। और ताव में धूप में रहने की वजह से अपने आप गर्म नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो जिसको ठंडा पानी चाहिए गर्मी में, वो मान लो एकदम धूप में टंकी रखा है, यहाँ से पानी तुरंत तुरंत दिए तो ठंडा जेबे करेगा, लेकिन सुबह भरे थे और दोपहर में नहा रहे तो गर्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि निकले ना झरना से तो ठंडा बन के निकले, वही जगह कूलर सेट कर दिया जाता है। समझ गया? जैसे बर्फ़ का कुछ सिल्ली। अब अभी ठंडी का समय है, कुछ लोग टंकी में पानी जमा करेगा, ठंडे में जमा होगा, अभी गर्म पानी जमा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पानी गर्म निकले, तो पहले गर्म पानी जमा करना होगा। तो उतना 1000 लीटर में कितना गर्म करेंगे? चूल्हा जलाओ ही करो। तो क्या करते हैं, जहाँ से पानी शुरू हुआ जाना वहीं पे गीजर लगा देते हैं। अब वो भी विद्युत धारा से चलता है, तो गीजर में रॉड होता है गर्म होने का। हो गया? और जब तक गीजर आपके पानी गर्म कर रहा है, टंकी में भेज रहा है, तब तक चुपचाप हाथ मोड़ के बैठे रहो, छुओ पानी तानी नहीं है। हाँ, पूरे पानी वही करेंट है, पूरे टंकी में करेंट। हाँ, कितना आदमी लाते लाते सोचता है हड़बड़ी में गर्म हो ही रहा है, गिरा लेते हैं, गिर गया तो खड़े हो गया, मर गया। तो वो उतना जल्दबाजी नहीं। हाँ, बरकेगा गर्म, उतना गर्म करता है कि ठंडा मार देता है, बस सुसुम गरम। बात आया समझ में? वो प्लास्टिक का टंकी है, खूब गरम करेंगे बरकेगा ना। पाइप वो प्लास्टिक का लगता है, खूब गरम नहीं, सुसुम गरम, मतलब इतना कि तुम सह सको। अब वो करंट से मरा, गर्म पानी से नहीं मरता। तो इसीलिए जिसके घर में सुविधा है तो लत कुछ ना बने। तो देखो लग गया झटका, तो पानी में करंट आता है। तो इसीलिए जब पानी गर्म करो टंकी का तो छेड़छाड़ नहीं करो। आधा घंटा में टंकी भर जाएगा, अपने अलार्म बजेगा, बंद कर दो, लाइन उन काट दो, आप पानी। इसके अलावा और देखो खतरा की चीज़, बाल्टी में पानी रखते हैं, एक गीजर आता है सस्ता वाला, 100-200 मिलता है, बोर्ड में डाल दिए, और लोहा रहता है, उड़ता नहीं, तब सॉकेट बगले में रहता है, और लंबा रहना चाहिए, समझे? और बगले में तो ऐसे घुमा रहता है। तब दिए तुम, पानी को खौला रहा है, गर्म कर रहा है, स्वाद बदल देगा, रंग बदल देगा, नहाने के लायक बना देता है। आप छुओगे तो फिर बेवकूफ़ी है। पानी खोल रहा है, जब जान रो करंट से खोल रहा है, तो छू क्या रहे हो तुम? टेप क्या रहे हो कि गर्म हुआ कि नहीं? धुआं जब फेंक रहा है तो गर्म हो रहा होगा ना। अभी नहीं कि स्टील एक बाल्टी में कर रहे हैं, लोहे एक बाल्टी में कर रहे हैं, अब इधर कोई गर्म करे, इधर उठा के लेके जा रहे हैं, हो गया। तो इसीलिए ऐसे काम कौन बाल्टी में? प्लास्टिक कठोत में, बट्टा में, जो प्लास्टिक का हो बाल्टी, उसमें करना चाहिए। जब तुम उठाने जाओ तो पानी छिलके नहीं, प्लास्टिक का हैंडल है, खाली उससे दूर रहो कि पलक लगा है। तो गीजर हो गया पानी गर्म करने वाला, ये भी सप्लाई लेता है। हीटर हो गया ठंडी को ख़त्म करने वाला, पूरा गर्मी हवा फेंकने वाला। हेयर स्ट्रेटनर जान दो, बाल सीधा करते हैं गर्म, वो भी सप्लाई लेता है। उसके बाद हाँ, इतना छोटा लंबा जिसका जैसा बाल हो। और सुनो, टेलीविज़न भी सप्लाई चाहिए, हीटर को सप्लाई चाहिए, ये जो ट्यूब है एलईडी ट्यूब को सप्लाई चाहिए, और शांत रहो, बल्ब को भी सप्लाई माना क्या? बिजली चाहिए, बिजली का आपूर्ति चाहिए। और सुनिए, रेफ्रिजरेटर माना फ्रिज, उसको भी बिजली चाहिए, टेलीविज़न को भी। अब कौन किसको कितना बिजली चाहिए सब समझेंगे। अब चलो लिखो तो बढ़िया से नोट्स। आपके साथ भी घटना है? हमारे साथ घटना क्या था सुनो, ये लड़का क्या बोलना चाह रहा है। रात में कम्बल नहीं, वो मेरे पास था बाल गर्म करने वाला वो छोटा सा, तो हमें वो गर्म हवा निकलता है उससे, तो हमने सोचा कि चलो, पहले ऐसा नहीं हुआ, तो तुम जब आने लगा तभी हुआ है। कंबल में बैठ गए, बढ़िया से मोर चपोत गए, एक तरफ उसको मुंह अंदर करके पलक ऑन कर दिया, अब गर्म हवा कंबल के अंदर फैलेगा, अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ठीक है। और बहुत गर्म होने के बाद क्या होता है, वो प्लास्टिक का मुंह होता है उसका, वो पिघलने लगता है, महकने लगा, तब पता चला कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गर्म छोड़ दिया था अंदर में। इसीलिए तो चलो अब आगे समझते हैं। वो ऐसे कंबल प्लेट अच्छा से बैठ गए थे,
तो वो एक तरफ से वो सेट था। तो वो ऐसा गलती सुत के कोई न करे, ना तो पता चलेगा वो भी बरक गया, पिघल गया, कंबलों में आग लग गया, आग भी लग सकता है। बहुत देर तक ना अंदर में जाली देखोगे ना लाल लाल हो जाता है, जो जल गया था लाल लाल हो जाता है, हाँ, प्लास्टिक पिघल जाता है। जगह जब तक रहो तब तक हीटर चलाओ, और कोई भी गलती से हीटर चला के सुत गया ना। पिछले ठंडे में एक कहानी ऐसा हुआ था, 4 दोस्त था, रूम में हीटर लगा के खिड़की तिड़की बंद करके सुत गया था, और सुबह उठा तो मुर्दा उठा। अब काहे सुनो, हीटर आपके ठंडी को मारने के लिए बेस्ट है। अपने आप को भी, इंसान को भी वो मार सकता है। कैसे? आराम से सब खिड़की बंद करके, गेट बंद करके, ऑक्सीजन आने मतलब बाहर का ठंडा हवा आना बंद हो गया। जो भी रूम में अब गैस फैलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीटर से कौन गैस निकलता है? कार्बन। अब धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड, काला धुआं से कार्बन, सफ़ेद धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड। काहे लगेगा? अपना कार्बन डाइऑक्साइड आँख को नहीं चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। पानी छिट्टा मार तो लगता है, पानी में गंदगी रहेगा आँख में लगेगा, और वही धुआं में आपका ऑक्सीजन है कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड, डबल ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर वाट ऑक्सीजन है तब तो शरीर के लिए अच्छा है। समझ गया? अगर ऑक्सीजन वही कार्बन के साथ हो गया, अब खतरनाक चीज़ हो गया। अगर एगो कार्बन है तो और खतरनाक। इसलिए कभी कभी 2 ऑक्सीजन है, CO2, 1 कार्बन, तो फिर आप थोड़ा देर के लिए धुआं में बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर काला काला धुआं खूब ले रहे हैं तो फेफड़ा को पूछो वो क्या हालत में है, बहुत गंदा हालत है। तो इसीलिए उससे दूर रहो। और हीटर जब तक जगे रहो तब तक तापो, जब नींद आने लगे तो ऑफ कर दो, प्लग खोल दो, कंबल ओढ़ के सूत जाओ। उससे ज़्यादा बड़ा हीटर, शरीर से बड़ा हीटर कोई नहीं। कल जिंदा रहोगे तब फिर हीटर चला लेना। यही नहीं कि सूत गए कि रूम में, अब के जब कैमरा लगाइए दिए खिड़की लगे तो बाहर का हवा थोड़ी आएगा। तुम कंबल के अंदर चले जाओ, तुम्हारे शरीर जिंदा है, अभी इतना गर्मी शरीर निकालता है कि कंबल उसके गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। वही गर्मी बार बार घूमते रहेगा, तुमको ठंडा लगबे नहीं करेगा। स्वेटर का भी यही काम है, जैकेट का भी यही काम है। आज समझ में? बड़ी देर टोपी पहने रखो ना, तुमको गर्मी फील होने लगता है, नहीं होता है क्या? तो कंबल दाब के सोइए। उपाय बताते हैं। हाँ, उपाय यही है अकेले सोने में गर्म जल्दी होने का, कि सूतो अपना पहले कंबल, जितना शरीर बड़ा है उससे ज़्यादा बड़े कंबल रखो। ये हो गया पहला नियम। जिस चौकी पे सूतना है तो नीचे ही नहीं कि बोरिया दे दिए तब सूत रहे हैं, वो ठंडा हो जाएगा। फिर जाजिम एगो दूगो, गद्दा एगो दूगो है तो ठीक है, ठंडा का समय है। तो अकेले हैं तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं, क्या हम झेल रहे हैं। अब सुनो कैसे ठंडा नहीं लगेगा। पहले खिड़की दरवाजे सब शांत बंद हो गया। अब तुम जिस कंबल को, चाहे एगो रहे कि 2 कंबल रहे, आराम से कट सकता है समय। तुम कंबल को अपने आसपास शरीर में नज़दीक लेके दाबो। ये नहीं कि पूरा चौकी तक फैलल हम अंदर में, तब ठंडे लगेगा। और क्या करो, पैर से उसको दाब लो, पैर से दाब लो उस कंबल को, तब हवा बाहर का घुसने दोगे, ठंडा पूरा महसूस होगा। सोने का तरीका होता है, ये नहीं कि सुतल ऐसे कंबल है खाली पैर पे, ठंडा नहीं लगेगा। 4 दोस्त का क्या और क्या मारा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत बार सांस में लिया, रात भर लेते गया तो सुबह तक में ऑक्सीजन मिलवे नहीं किया, दरवाज़ा खिड़की बंद था, मर गया। अब जो जिसका थोड़ा पुक चल रहा था, उठा रहा है बगल को, उठने रहे चलने काम पे, तब उठेगा कौन सी? वो हीटर चालू है। तो हीटर इतना खतरनाक भी हो सकता है, आप उससे दूरी बना कर रखें। ताप लो 1 घंटा, ताप लो आधा घंटा, ताप लो, लेकिन खिड़की खोल के रखो, कम से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाए। ये सब होता है, घटना घटता है बहुत जगह। उससे अच्छा घोड़ा ताप लो, कंबल में ओढ़ के सूत जाओ, सबसे बढ़िया। पैर हाथ धोओ, तेल लगाओ, खा लो बढ़िया से। अब तुम टोपी ओपी जो पहनना उनना है पहनो, सोने के समय क्या पहनना है।
जैकेट पहन के नहीं सूत पाओगे, स्वेटर पहन के नहीं सूत पाओगे। सुता पारे छिए। आराम से कंफर्ट हो जाओ, बिछावन में चले जाओ, उतरो मत सुबह तक, देखो गर्म हो जाओगे अपने आप। का लगेगा पहले सब व्यवस्था करके, बीच में लगने नहीं देंगे, लगने नहीं देंगे बीच में। अरे तो पाइप वाइप जोड़ के रखो। सब जूता स्वेटर पहन के आए करो। चलो बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, गीजर, टीवी, फ्रिज, देखो टीवी, फ्रिज, पंखे में ना बहुत सारे ज़्यादा पंखे, मोटर, कल पढ़े थे ना मोटर कौन ऊर्जा लेता है, मोटर कौन ऊर्जा लेता है, मोटर से विद्युत ऊर्जा लेता है, और कौन ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। गीजर, ओ जो लिखना है, गीजर, टीवी, फ्रिज, मोटर इत्यादि। यहाँ लिखे हैं ट्यूब। पंखे, हीटर, गीजर, टीवी, फ्रिज, मोटर इत्यादि। इन आयरन भी लिख लो थोड़े, आयरन जिसको लोहा कहते हैं। में अब देखो इन सब मशीन में कुछ में घरेलू लाइन चलता है, कुछ में पावर लाइन। में से लिखो तो कुछ यंत्र में 5 एम्पियर, तो कुछ यंत्र में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अपने घर में तरह तरह के मशीन रहता है। कुछ मशीन तुम्हारा घरेलू लाइन से चल जाएगा, तब कुछ मशीन नहीं चलेगा घरेलू लाइन से। कौन लाइन से चलेगा? पावर लाइन से। कौन लाइन से चलेगा? पावर लाइन से। पियो, पावर लाइन में कितना एम्पियर होता है? 15 एम्पियर। घरेलू लाइन में कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। इसी सब मशीन में से कुछ मशीन ऐसा है जिसको चलने के लिए, चालू होने के लिए बस 5 एम्पियर चाहिए, और कुछ मशीन इसमें से भारी भरकम है जिसको चलने के लिए 15 एम्पियर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चलेंगे। अब पहचान में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक आज रखते हैं क्लास। कल के क्लास में हम सीखेंगे विद्युन्मय तार क्या होता है, लाल, हरा, नीला, पीला, उजला। सर जी आप ठीक है ना? वायरिंग है, वायरिंग में तो बस इसी बात को बच्चा कहा, घरेलू वायरिंग। अब यही पर घरेलू वायरिंग, वायरिंग सीखना है कल। लाल रंग, काले रंग क्या मतलब है, वार अर्थिंग, अर्थिंग का क्या मतलब है, हरे रंग का क्या मतलब है, छोटा वो दूसरा चाहिए। हाँ इसी में, इसमें यहाँ से सीखेंगे कल की क्लास में। शांत रहिए, सब बताते हैं। कल चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, समझ गए? कल घरेलू वायरिंग सीखेंगे। लाल, हरा, नीला, बैठो नहीं रे। लाल, हरा, उजला, पीला क्यों तार बनता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कल जो टेस्ट होगा 3 नंबर चैप्टर, भौतिक ही, भूगोल में 3 चैप्टर, इतिहास में 3 चैप्टर, और नागरिक शास्त्र का 3रा चैप्टर, अर्थशास्त्र का 3रा। दे देते हैं, पता आपको, याद करते हैं। हमको कहा तब लेना देना उससे, तुम याद करो। ए तब उतना समय है, मैथ का होगा 15 गो टेस्ट। और सुनो एक बात, इसको रोको, ये जो है